स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या इंपॉर्टेंस है इसके। उसके बाद हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस, कैसे रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन्स एंड सम अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ह्यूमन्स में और एनिमल्स और प्लांट्स में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। फिर देखेंगे लास्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट गोइंग। देखते हैं क्या दिया हुआ है। We use energy that we get from food to carry out various life functions. Some activities need more energy while some require less. Draw line to match the picture of activities, the amount of energy required for each. अब देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हैं किस चीज़ में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और किस में हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि रीडिंग करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेस एनर्जी में काम हो जाता है, बट स्विमिंग में मोर एनर्जी लगती है। ठीक है, स्किपिंग में भी मोर एनर्जी चाहिए, रनिंग में भी एनर्जी चाहिए, स्लीपिंग और वॉचिंग टीवी में एनर्जी हमें कम चाहिए होती है। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट वी ब्रीथ हैवीली एंड क्विकली वाइल डूइंग सम ऑफ द एक्टिविटीज शोन अबाउ। वाई डू यू थिंक दिस सो। आपने कभी सोचा है कि हम जब भागते रहते हैं जल्दी जल्दी, मतलब दौड़ते हैं, तब हमारी सांस एकदम बहुत जल्दी जल्दी हम सांस लेने लग जाते हैं। ठीक है, और लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, अब आपको उसका आंसर मिलेगा आपके चैप्टर में। We have learned in previous classes that the food that we eat is digested into simple soluble substances such as glucose by the process of digestion. हमने पूरी प्रोसेस भी देखी है कैसे फूड जो है वो insoluble substance में बदल जाता है और फिर हमें एनर्जी देता है। ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स क्या है? ग्लूकोज। इट इज अब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। ये कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है अब्जॉर्ब फूड, अब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज। उसके बाद वो ब्लड में जाता है, ब्लड से एक एक बॉडी के सेल में। इनसाइड द सेल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब सेल के अंदर जब जाता है तो वो फिर ब्रोकन डाउन होता है और फिर क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज यूज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है, कहाँ से? फूड से, उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन का रिलीज होना फूड से इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द एनर्जी रिलीज इज यूज टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। और ये जो रिलीज होती है, द एनर्जी रिलीज, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो किस काम आती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के काम आती है हमारे। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल एक्सपिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल मतलब नाम से पता चल जाता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, इंटरनल मतलब कि अंदर। ठीक है, अब देखें वो क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और उसे ब्रीथिंग भी कहा जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज गिवन आउट। इसके अंदर ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो एक्सचेंजेस है गैसेस का, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि लाइफ है। इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स। इसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन, टिश्यूज और सेल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, ब्रीथिंग में। अब इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ये कैसे होता है? इसके अंदर एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी रिलीज होता है इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक सेल में, जैसे ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल इट इज कॉल्ड इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इंटरनल या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब केमिकली कंबाइंड, केमिकली विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये केमिकली कंबाइन होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइज। कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ मिल रही है तो उसे ऑक्सीडाइज कहा जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, और फिर एनर्जी रिलीज होती। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर आर बाय प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर क्या होते हैं? बाय प्रोडक्ट, मतलब वेपर निकल जाते हैं वो।
द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस तरह से केमिकल इक्वेशन में वो प्रोसेस आपको दिख रही, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई जिसके अंदर डिफरेंसेस दिए हुए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। पहले देखते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, उसके बाद देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म बताया जाएगा आपको ब्रीथिंग कैसे होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इन्वॉल्व्स सेवरल ऑर्गन्स दैट टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स लगते हैं और सारे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है, उस सारे ऑर्गन्स को मिला के बनता है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। The air that we take in by breathing passes through our nostrils to enter the nasal cavity। हमारे nostrils से जाती है, ठीक है, नोज से हमारे एयर जाती है, कहाँ तक जाती है, हमारी nasal cavity तक। Tiny hairs in the nostril trap the dust, harmful substances and microorganism। अब एयर के अंदर तो सारे सब्सटेंस रहते हैं, तो हमारे जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं ना, नोज के अंदर जो हमारे छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मफुल डस्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेज, डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ही कैच कर लेते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड। और इनर लाइनिंग जो है हमारी नेसल कैविटी, उसके अंदर एक म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। देयर सेक्रीशन प्रिवेंट द ड्राइनिंग ऑफ टिश्यूज एंड मॉइस्चर द इनहेल एयर। और अंदर जो म्यूकस ग्लैंड रहता है ना, वो म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है, चिपचिपा सा एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो भी हम एयर अंदर लेते हैं उसकी वजह से हम अंदर ड्राइनेस नहीं होती टिश्यूज़ में, और साथ ही में जो हम एयर ले रहे हैं वो मॉइस्ट रहती है। The blood capillaries in the nasal cavity warm up the air before it enters the nasal cavity। और जो ब्लड है हमारी कैपिलरीज में, वो क्या करता है, जो एयर हमने ली है उसे थोड़ा गर्म कर देता है बिफोर इंटरिंग द नेजल कैविटी, कि वो पहले नेजल कैविटी में जाए उससे पहले ही उसे थोड़ा गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एयर पासिस फ्रॉम द नेसल कैविटी थ्रू अ पैसेज कॉल्ड द फेरिंग्स एंड इंटर द ट्रैकिया और विंड पाइप। अब एयर कहाँ जाती है, नेजल कैविटी से एक पैसेज में जाती है, एक पाइप की तरह जाती है फेरिंग्स, और फेरिंग्स से जाती है ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया और विंड पाइप एक ही चीज़ है। द फेरिंग्स इज द पैसेज दैट लीड टू बोथ द ट्रैकिया एंड एसोफेगस। फेरिंग्स क्या है, ये ऐसा पैसेज है जो कि दोनों तरफ जाता है, ये फूड पाइप में भी जाता है और विंड पाइप में भी जाता है, मतलब ट्रैकिया में भी जाता है। इसलिए कभी होता है ना हमें फंदा लग जाता है, क्योंकि खाना हमारा विंड पाइप में चला जाता है फूड पाइप की जगह। ठीक है, तो ये फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है। इट ओपन्स इनटू द ट्रैकिया थ्रू द ग्लॉटिस। और ये कहाँ ओपन होता है, फिर ट्रैकिया ओपन होता है थ्रू ग्लॉटिस। द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। आपने पढ़ा था ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर में कि एक एपिग्लॉटिस बना हुआ रहता है, कवर रहता है वो, ठीक है, विच प्रिवेंट वाटर एंड फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रैकिया, जो प्रिवेंट करता है वाटर और फूड को विंड पाइप में जाने से या फिर ट्रैकिया में जाने से। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है, अब 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ईच ब्रोंकस लीड्स इनटू द लंग। ब्रोंकस मतलब कि एक ब्रोंकियाई को सिंगुलर फॉर्म में, अगर ब्रोंकियाई जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, ब्रोंकस होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ईच ब्रोंकस लीड्स इनटू द लंग, मतलब 2 लंग्स हैं हमारे, तो 2 ब्रोंकस है। लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स क्या हमारे मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। दे आर प्रेजेंट एज अ पेयर इन आर चेस्ट कैविटी। वो कहाँ होते हैं, एज अ पेयर मतलब जोड़ी में होते हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में। लंग्स आर स्पंजी सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। लंग्स क्या होते हैं, स्पंजी की तरह होते हैं, और कैसा होता है उनका स्ट्रक्चर, सैक लाइक मतलब थैले की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स का सप्लाइड विथ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स बहुत सारे रहते हैं। In the lungs, each bronchus branches into several smaller and thinner tube called bronchioles। अब लंग्स के अंदर जब जाते हैं तो ब्रोंकस जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर, स्मॉलर और थिनर बहुत पतले पतले ट्यूब्स के अंदर बन जाता है। उन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूलेज। ब्रोंक्यूलेज एंड इन टाइनी थिन वॉल्ड एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली इन द लंग्स। और वो जो ब्रोंक्यूली है वो कहाँ एंड होते हैं, एल्वियोली में एंड होते हैं, जो कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, आप पिक्चर में देख सकते हैं नीचे। ठीक है, ईच लंग कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी एल्वियोलीज या एल्वोलस। ठीक है, एक लंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे एल्वियोली प्रेजेंट रहते हैं। ईच एल्वोलस इज लाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरी दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एल्वोलस किससे बने, एल्वेलस के अंदर किसका नेटवर्क रहता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है, जो हेल्प करता है उन्हें गैसेज एक्सचेंज के टाइम पर। ठीक है,
A large bomb-shaped muscle sheet called the diaphragm is present at the base of the chest cavity. अब diaphragm जो है, ये देखो आप पिक्चर में दिख रहा है आपको diaphragm, जहाँ भी मैंने मूव करा, ठीक है, ये होता है एक बोम शेप, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ शेप का होता है ये. It separates the stomach and the other organs of the digestive system from the chest cavity where the lungs are present. ये क्या हो जाता है, एक शीट कवर जैसा हो जाता है जो सेपरेट कर लेता है लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से. द डायफ्राग्राम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. और डायफ्राग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं उस टाइम पर. ठीक है. फिगर 9.2 शो द पाथ दैट एयर टेक्स विद इन आर बॉडी. इस तरह से एयर हमारी बॉडी में जाती है. ठीक है. नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी फेरेंक्स, फेरेंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूलस और फिर एल्वियोली. ठीक है. एल्वियोलस मतलब एल्वियोली का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है. ओके. ये था हमारा ब्रीथिंग का, कैसे एयर हमारी बॉडी में जाती है. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के ब्रीथिंग में देखते हैं हम कि क्या पूरा मैकेनिज्म होता है. Place one of your hand on your chest. Can you feel it rises and fall? आप चेक करके देख सकते हैं. ठीक है. होता है ये सब. The movement of the diaphragm and rib cages during the process of inhalation and exhalation help us breathe. ठीक है. जो डायफ्राग्राम का कहा था ना पहले उन्होंने कि डायफ्राग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये रोल है कि जब भी हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं वो हमें हेल्प करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में. इनहेलेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन. मतलब ऑक्सीजन लेना थ्रू नोज इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन. During inhalation, the muscles between the ribs of the rib cage contract and make it upward and downwards, making it expand. जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारी मसल्स होती है रिब केज की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है. फिर वो अपवर्ड मूव करती है और डाउनवर्ड मूव करती है और फिर एक्सपांड होती है. द डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड. डायफ्राग्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है. दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी एंड द एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी पासिस इनटू द लंग. इससे क्या होता है? हमारी जो चेस्ट कैविटी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और एयर जो है वो लंग्स में पास हो जाती है. द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर एंड एक्सपांड. और फिर लंग्स क्या होते हैं? एयर से फिल हो जाते हैं और फिर वो भी एक्सपांड हो जाते हैं. ठीक है. तो ये हो गई इनहेलेशन. फिर आता है एक्सहेलेशन. द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. ठीक है. अब आता है जब आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर दे रहे हैं, लंग्स से बाहर कर रहे हैं, उसे कहा जाता है एक्सहेलेशन. During exhalation, the muscles between the ribs of the rib cage relax and move it downwards and inwards back into its normal position. Exhalation के टाइम पे होता है मसल्स जो होते हैं रिब केज के वो रिलैक्स हो जाते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड अंदर की तरफ जाते हैं और फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पर वो आ जाते हैं. द डायफ्राग्राम ऑल्सो रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड. डायफ्राग्राम भी रिलैक्स हो जाता है और वो कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर पहुँच जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में. दिस रेड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड फोर्सेस एयर आउट ऑफ द लंग. इससे क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है. जब वॉल्यूम कम होता है तो जो भी एयर है वो बाहर आ जाती है. दस एयर इज सेंड आउट ऑफ द बॉडी. इससे एयर क्या होती है? बाहर हो जाती है. आप पिक्चर में देख सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का उन्होंने ऐसे करके देखेंगे आप तो भी आपको समझ आ जाएगा पूरी प्रोसेस ये. ठीक है. ये आपको एक एक्टिविटी दी है, ये आप कर सकते हैं, आप इसे पढ़ें और ये अपने लंग्स में कैसे सिस्टम होता है यूट्यूब पे आप इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली सब कुछ मिल जाएगा. और आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं. जब भी स्कूल खुले तो आप फिर मुझे उसको शो कर दीजिएगा. ठीक है. अब आता है ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग रेट और रेस्पिरेशन रेट. क्या होता है ये? कितनी बार एक इंसान एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है उसे कहा जाता है ब्रीथिंग रेट या फिर रेस्पिरेशन रेट. वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. एक ब्रीथ में क्या होता है? सांस अंदर भी जाती है और बाहर भी जाती है. और ब्रीथिंग रेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ब्रीथिंग रेट किससे वेरीज करता है? कितना अमाउंट हमारी बॉडी को ज़रूरत है किसका? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा. ऑक्सीजन की अगर कम ज़रूरत होगी तो ब्रीथिंग रेट कम होगा. ऑन एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. अगर रेस्ट पोजिशन पे हैं आप तो आप 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं एक मिनट में.
यू नीड मोर एनर्जी फॉर रिगरस फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज़ वाई वी ब्रीथ मच फास्टर एंड ऑल्सो टेक डीपर ब्रीथ ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ सच एज जॉगिंग, प्लेइंग एंड एक्सरसाइज अप टू 40 टाइम्स इन। मतलब हमारी ब्रीथिंग, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि हम 12 से 16 बार की जगह ज़्यादा 40 टाइम ज़्यादा हम एयर को इनहेल और एक्सेल करते हैं। और कब होती है फिजिकल एक्टिविटी? जब आप जॉगिंग कर रहे हो, खेल रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो। The more the oxygen that is supplied to the cells, the greater the amount of energy release. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, हमारे सेल्स में जाएगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। Our breathing rate drops to the minimum when we are asleep as the body requires only minimum energy. हमारा breathing rate कब कम होता है? जब हम सोए होते हैं, स्लीप कर रहे होते हैं, asleep रहते हैं हम, तब हमारी बॉडी को कम एनर्जी की नीड होती है, इसलिए ब्रीथिंग रेट हमारा कम होता है। नाउ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वेले। एल्वेले के अंदर कैसे गैसेज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। द एल्वेले आर द साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एयर एंड ब्लड। एयर और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? एल्वेले में होता है, ठीक है। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। The amount of oxygen present in inhaled air in an alveolus is greater than that present in blood in the capillaries. जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है जब हम सांस अंदर रहते हैं वो इतनी ज़्यादा होती है, इज़ ग्रेटर दैन, उतनी ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है? ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा होती है। सो ऑक्सीजन passes through the thin walls of the alveoli and capillaries into the blood by a process called डिफ्यूजन। इसलिए ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारी ब्लड में जाता है थ्रू एल्वेलीज एंड कैपिलरीज। और किस प्रोसेस से जाता है? डिफ्यूजन से जाता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जो कि हायर कंसंट्रेशन, मतलब एक साइड जहाँ पर ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा से वो कम चीज़ की तरफ जा रहा है कोई चीज़, तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ऐसे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या हाँ ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे एल्वेले में एज़ कम्पेयर टू दी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस ज़रूरी होती है। ब्लड इन द कैपिलरीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ब्लड कैपिलरीज उनके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ रिलीज्ड बाय वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और वो कब रिलीज होता है? वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब बाहर आ जाता है फिर वो। एज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज ग्रेटर दैन दैट इन द एयर ऑफ द एल्वेलाई, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एयर ऑफ द एल्वेलाई। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन कहाँ से होता है? कार्बन ब्लड से लेकर एल्वेली तक, और पहले हो रहा था एल्वेली से ब्लड तक। ऑक्सीजन के लिए एल्वेली टू ब्लड, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लड टू एल्वेली, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर, एल्वेली में कम होता है, तो डिफ्यूजन यहाँ हो जाता है। इट इज सेंड आउट ऑफ द बॉडी विथ एक्सेल्ड एयर। और जैसे ही एक्सेल करते हैं आप तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या था? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वेले, कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वेले में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।